यस, परक्विजिट्स ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, जैसे कि आपने बोला. यस, आई अग्री टू यू, बट मैंने जानबूझ के प्रोविडेंट फंड को अच्छे से एक्सप्लेन किया है. क्यों प्रोविडेंट फंड को अच्छे से एक्सप्लेन किया है? बिकॉज दैट वो एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जो हम जिंदगी भर सुनते हैं. पीएफ, प्रोविडेंट फंड, इसमें इन्वेस्ट करो, इसका पैसा मिला, राइट. दिस इज अ वेरी कॉमन वर्ड जो हम पीएफ हर एरिया में सुनते हैं, बट अपने को मेन पता नहीं होता कि कितने प्रकार के पीएफ से, उसका टैक्सेबिलिटी क्या होता है, राइट. गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कौन सा पीएफ होता है, नॉन गवर्नमेंट को कौन सा पीएफ होता है, इनकम टैक्स बेनिफिट कौन से पीएफ में मिलता है. सो आई एब्सोल्युटली स्पेंट ऑलमोस्ट आई थिंक 1 आवर एंड आई थिंक 1.5 घंटा हम लोगों ने पीएफ का ही डिस्कशन किया आज. ओके, यस, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पीएफ को समझना. सो आई गेट स्पेशल टाइम टू प्रोविडेंट फंड. बाकी सारे में एक बड़ा था अकोमोडेशन, विच इज़ वेरी सिंपल, सिर्फ कैलकुलेटिव पार्ट है, बहुत ही मज़ेदार है, और बाकी सब तो बहुत छोटे छोटे हैं, राइट. ओके, यस. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन विद अ न्यू हेड, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. जैसे कि हमने देखा था माय डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा कि इनकम टैक्स एक्ट का भी एक चार्जिंग सेक्शन है. ओके, द बॉस ऑफ ऑल इज सेक्शन 4. सेक्शन 4 क्या बोलता है? एवरी पर्सन जिसका इनकम है, ओके, हुज इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर exceeds what maximum amount not chargeable to tax shall have to pay tax. At what rates? At rates prescribed in Finance Act for that particular previous year. Okay, yes, fine. तो अब इसमें हमने क्या देखा कि ये जो इनकम की बात करते हैं ना, इनकम, okay, here this particular concept income is an absolutely inclusive and wide definition. मतलब क्या? उन्होंने अगर कोई पर्सन किसी भी प्रकार का, listen to me very carefully, अगर कोई पर्सन किसी भी प्रकार का, yes, if any person earns any type of income, किसी भी प्रकार का इनकम अर्न करता है, तो उस पर इनकम टैक्स की नजर होती है, उस पर गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए. ओके, यस, द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज इनकम टैक्स हैज बीन मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट. तो इनकम टैक्स की जिम्मेदारी किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है. वो किसके जेब में जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में जाएगा. ओके, यस, फाइन. आगे नेक्स्ट हमने क्या देखा कि सेक्शन 4 ने हमको इनकम के बारे में बोला है. तो यहाँ पे इनकम अर्न करने के, माय डियर स्टूडेंट्स, इनकम अर्न करने के सोर्सेज, इसी से फॉर एग्जांपल पीपीटी को इनकम अर्न करने के सोर्सेज बहुत सारे हैं. ओके, शी इज एम्प्लॉयड बाय आईटीसी, तो आईटीसी उसको सैलरी देगा. आईटीसी से मिली हुई सैलरी उसने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, तो उसको शेयर से डिविडेंड मिलेगा. उसने अगर उसका एफडी किया तो उसको क्या मिलेगा? उस पर रेंट मिलेगा. बराबर है ना. उसके पापा ने उसके लिए 4-5 बंगलो खरीद के रखे हैं, तो बंगलोज रेंट पे दिए हैं, तो उसको उसका रेंट मिलेगा. राइट. सो कोई प्रॉपर्टी बेच दी तो उसको इनकम होगा. राइट. कोई इंटरेस्ट इनकम होगा. सो देयर आर सो मेनी इनकम्स विच कैन बी अर्न्ड बाय पीबीटी. राइट. सो देयर आर अनलिमिटेड सोर्सेस ऑफ इनकम. इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है? इनकम टैक्स एक्ट अनलिमिटेड हेड्स में कैलकुलेट करेगा, तो कैसे कैलकुलेट कर पाएगा? सो व्हाट डज इनकम टैक्स एक्ट सेज? रुको, हम क्या करेंगे, आपको मिली हुई सारी इनकम हम लोग इकट्ठा करेंगे और फिर उसको क्लासिफाई करेंगे 5 हेड्स में. उसको क्लासिफाई करेंगे 5 हेड्स में. विच आर द 5 हेड्स? Which are the 5 heads, my dear students? 1 is income under the head house property, income from salaries, profits and gains from business and profession, capital gains and income from other sources. Okay, अब तक हमने क्या देखा? इनकम फ्रॉम सैलरी, मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा तो देन इट विल बी कवर्ड अंडर विच सेक्शन? अंडर विच सेक्शन? ओके, यस सुरभि. अगर यस, जस्ट लेट मी इंटरप्ट. बहुत अच्छा सवाल पूछा सुरभि ने. सुरभि कहती है कि मैम अगर रेंटेड अकोमोडेशन में हम नहीं रहते हैं और अगर हमको एचआरए मिलता है, ओके, तो अगर हम रेंटेड अकोमोडेशन में रहते नहीं हैं तो हमको एग्जेम्पशन तो नहीं मिलेगा. अगर एग्जेम्पशन 0 रहेगा, दैट मीन्स एंटायर अमाउंट रिसीव्ड, एंटायर एचआरए रिसीव्ड विल बी टैक्सेबल. ओके, यस, लेट्स कम बैक. तो हम कहाँ पे थे? हम थे इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. राइट. तो अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है तो आपको उससे इनकम मिलेगा. ना हाउस प्रॉपर्टी है तो लिसन टू मी माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, हाउस प्रॉपर्टी, लेट्स फोकस ऑन आवर हेड टुडे. Say this is a house property that I have.
अब हाउस प्रॉपर्टी में क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये समझने से पहले लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट डज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी स्पीक अबाउट। ये मानो कि मेरे पास एक घर है, ओके इस घर के साथ 3 चीजें होंगी, 3 चीजें होने की पॉसिबिलिटी है। व्हाट इज इट? ओके से मानो इस घर में मैं खुद रहती हूँ, ओके आई एम स्टेइंग, सो आई विल राइट हियर यू कैन से स्टेइंग, राइट। मैं खुद इस घर में रह सकती हूं या मैं खुद इस घर में रह सकती हूं या मैं ये घर रेंट पे दे सकती हूं, बराबर है ना, या मैं इस घर को सेल कर सकती हूं, राइट एवरीवन, राइट। और कोई चीज कर सकते हैं हम इस घर के साथ? टेल मी। और एक चीज हो सकता है, इस घर को अगर मैंने किसी को गिफ्ट दे दिया, राइट इस घर को अगर मैंने किसी को गिफ्ट दे दिया, करेक्ट एवरीवन, एब्सोल्युटली यस, ओके। तो लिसन टू मी माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वी आर स्पीकिंग ऑफ दीज 5 हेड्स ऑफ इनकम, ओके आज जो हम हेड स्टार्ट करने वाले हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर मैम आप अगर इस घर में खुद रहते हो या अगर आपको कोई रेंटल इनकम होता है तो ही हम इसको हाउस प्रॉपर्टी के अंडर कंसिडर करेंगे। अगर आप हाउस प्रॉपर्टी सेल करते हो, ओके हाउस प्रॉपर्टी इज व्हाट? हाउस प्रॉपर्टी इज अ कैपिटल एसेट, ओके। अगर आप इसको सेल करते हो, सो अब क्या होता है ना, सेल करने का 2 चीजें हैं, राइट। लिसन टू मी वेरी केयरफुली माय डियर स्टूडेंट्स। आप इसके साथ सेल करते हो मतलब क्या? एक तो से मेरा बिजनेस है सेल करने का, मतलब मैं लोगों को घर बना के बेचती हूं, या तो मेरा बिजनेस नहीं है। अगर मेरा बिजनेस नहीं है तो ये क्या बन जाता है? मेरा कैपिटल एसेट बन जाता है, यस और नो। अगर बिजनेस होगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा? स्टॉक बन जाएगा, राइट यस और नो। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ओके अगर ये बिजनेस, अगर ये हाउसेस, अगर हाउस सेल करने का मेरा बिजनेस होगा तो मेरे पास जो भी सारे हाउसेस मैं बेचने के लिए रखूंगी दोज विल बी एज माय स्टॉक इन ट्रेड। और जो अगर मेरा बिजनेस नहीं है हाउस प्रॉपर्टी बेचने का, ओके और मेरे पास ऐसे 2 घर है तो दोज हाउसेस आर व्हाट? माय कैपिटल एसेट्स, ओके। अगर मेरा घर बेचने का बिजनेस है और घर बेचने के बिजनेस से मैं प्रॉफिट्स कमा रही हूं, इन दैट केस इट विल बी कवर्ड अंडर द हेड पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर मेरा कैपिटल एसेट है और अगर मैं इसको सेल करती हूं देन इट इज कवर्ड अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। और अगर ये गिफ्ट और अगर ये हाउस मैं किसी को गिफ्ट देती हूं देन इट शैल बी कवर्ड अंडर द हेड IOS, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्लियर एवरीवन, ओके। तो जब भी बहुत लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होता है कि whenever we are speaking of a house property, it is all, whenever I am saying house, whenever I am saying building, कि हमेशा हर चीज हाउस प्रॉपर्टी में ही चार्जेबल होगी। नहीं, हमको देख रहा है कि उस हाउस प्रॉपर्टी के साथ हुआ क्या है, उसका हुआ क्या है। अगर खुद उस असेसी उस हाउस प्रॉपर्टी में रह रहा है दैट मीन्स इट इज व्हाट? इट इज नोन एज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं आगे, डोंट वरी, ओके। अगर मेरी हाउस प्रॉपर्टी है, मैंने उसको रेंट पे दिया है, मुझे रेंटल इनकम हो रही है, देन दैट रेंटल इनकम विल बी कवर्ड अंडर विच हेड? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर मेरा बिजनेस है घर बेचने का और मेरे पास ऐसे बहुत सारे घर है तो वो मेरा स्टॉक इन ट्रेड बन जाता है और उसको बेच के कमाया हुआ प्रॉफिट्स विल बी चार्ज अंडर द हेड PGBP, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर मेरे पास घर है, मेरा बिजनेस नहीं है घर बेचने का, ओके पर मेरे पास 2 घर है, मैंने सोचा एक ही घर में तो रहना है जिंदगी भर, दूसरे घर को रख के क्या करेंगे? बेच देंगे। तो मैंने सोचा कि वो घर अगर मैं बेच दूं, ओके अगर मैं वो घर बेच दूं देन इन दैट केस व्हाट हैपेंस? इट बिकम्स माय कैपिटल एसेट और उस पे आएगा मेरा कैपिटल गेन्स, ओके। और अगर मैं ये घर किसी को गिफ्ट दे देती हूँ देन दैट इज कवर्ड अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? क्लियर? ये समझना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली हाउस प्रॉपर्टी में क्या कवर्ड है, ओके। इसका चार्जिंग सेक्शन हम लोग देखेंगे, एवरीथिंग इज देयर, बट राइट नाउ यू नीड टू बेसिकली अंडरस्टैंड दिस, ओके। डू यू गेट इट? ओके यस। सो नाउ जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम कोई हेड ऑफ इनकम की बात करेंगे देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ सीरीज ऑफ सेक्शंस। विच आर द सेक्शंस विच आर एप्लीकेबल? ओके, सेक्शन 22 to section 27 will be covered under house property. Section 22 to 27. So automatically the first section always is the charging section. So section 22 हमको बताएगा कि कौन सा इनकम
कौन सा इनकम हाउस प्रॉपर्टी में कवर होगा. तो क्या बोल रहा है सेक्शन 22? ओके, लेट्स सी व्हाट सेक्शन 22 हैज टू टेल अस. सेक्शन 22 सेज the annual value of a house property or a part of house property owned by the assessee is chargeable to tax provided the property or part of the property is not occupied by the assessee for the purposes of business or profession carried on by him, the profits of which is chargeable to income tax. Very 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 interesting. Okay, कुछ समझ में आया पढ़ के? कुछ समझ में आया? So let's see what section 22 tell us. Okay, पहले मैं जो बोल रही हूँ वो ठीक से आराम से समझ लो. Okay, section 22 हम टेक्निकल वर्ड्स को फिर से पढ़ेंगे, बट उसके पहले आई वॉन्ट टू टेल यू दैट सेक्शन 22 हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू फर्दर पार्ट्स. मतलब सेक्शन 22 कुछ कंडीशंस के बारे में बोलता है. अगर वो कंडीशंस आपने फुलफिल किए, लिसन टू मी माय डियर स्टूडेंट्स, अगर वो कंडीशंस फुलफिल हुए तभी उसके अराइज होने वाला इनकम हाउस प्रॉपर्टी में कवर्ड होगा. विच आर द कंडीशंस? ओके, द फर्स्ट कंडीशन that section 22 is speaking about is there must be a house property. There must be a house property. Okay, fine, no problem. Second thing that section 22 is saying is, section 22 is saying is assessee should be the owner of the house property. Assessee should be the owner of the house property. और उसका थर्ड चीज ये कहना है कि assessee उस हाउस प्रॉपर्टी में बिजनेस या प्रोफेशन नहीं करना चाहिए. assessee उस हाउस प्रॉपर्टी में बिजनेस या प्रोफेशन नहीं करना चाहिए. ओके, यस यस. नाउ let us understand each part of this very carefully, my dear students. What does section 22 say? Section 22 basically rests upon three main conditions. कि first वो क्या कहता है कि एक हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, एक घर होना चाहिए. ओके, अब इस हाउस प्रॉपर्टी में क्या कवर होगा, क्या कवर नहीं होगा, ये हमको समझना बहुत जरूरी है. ओके, सो जब भी हम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बोलते हैं, so what are the words used? House property means building. Okay, or building and land appurtenant thereto. Okay, what does house property mean? House property क्या कहती है? बिल्डिंग और building and land appurtenant thereto. Okay, building and land appurtenant thereto. Never mind. Okay, yes. तो इनका क्या कहना है? There must be a building. एक बिल्डिंग होनी चाहिए या बिल्डिंग होनी चाहिए उसके बाजू में लैंड होना चाहिए. ओके, तो उसको क्या कहा जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी कहा जाएगा. नाउ आई विल शो यू अ फ्यू डायग्राम्स. आई विल ड्रॉ अ फ्यू डायग्राम्स. यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच विल बी अ हाउस प्रॉपर्टी एंड व्हिच विल नॉट बी अ हाउस प्रॉपर्टी. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलो ए. ओके, सी दिस इज लैंड. ओके, बी, से दिस इज अ बिल्डिंग. ओके, प्लीज फोकस माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये. से ये लैंड है और इस लैंड पे ये बिल्डिंग बनी है. ओके, नेक्स्ट. से ये लैंड है और इस लैंड पे ये बिल्डिंग बनी है. ओके ओके, सो कम ऑन टेल मी नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, कम ऑन थिंक. ओके, आई वांट यू ऑल टू थिंक. ओके, सिर्फ अपने को कॉपी करना है, समझना नहीं है, अपना दिमाग अप्लाई करना है. कम ऑन टेल मी, व्हेन आई से दैट देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी एंड व्हेन आई से दैट हाउस प्रॉपर्टी मीन्स अ बिल्डिंग और बिल्डिंग एंड लैंड अपॉर्टेनेंट देयरटू, तो मुझे बताओ इस डेफिनेशन पे से ये तो क्लियर है, एब्सोल्युटली क्लियर है कि बिल्डिंग इज अ हाउस प्रॉपर्टी. बराबर है, तो ये तो हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगी.
राइट फिर उन्होंने क्या बोला है, बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टिनेंट देयर टू। लैंड अपॉर्टिनेंट देयर टू मतलब माय डियर स्टूडेंट्स कि क्या होता है ना कि उस बिल्डिंग को एंजॉय करने के लिए आजू बाजू थोड़ा स्पेस छोड़ा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ स्मॉल प्ले एरिया फॉर किड्स, या उसमें पार्किंग स्पेस होता है, या यू नो देयर आर क्रॉस रोड्स विच आर अवेलेबल, सर्विस रोड अवेलेबल है, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज सर्टेन, क्या बोला गया है इसको, कि इसको क्या बोला जाता है, लैंड अपॉर्टिनेंट देयर टू। ओके यस, तो इसमें से ये तो समझ में आता है कि ये भी हाउस प्रॉपर्टी है। ओके उन्होंने कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला है कि लैंड इज अ हाउस प्रॉपर्टी, मतलब कोई वेकेंट लैंड होगा तो विल इट बी हाउस प्रॉपर्टी, एब्सोल्युटली नो। ये तीन तो इजी थे मैम, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। डी कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा मैम, ये क्या चीज है। ओके सी व्हाट आर द वर्ड्स यूज्ड, द वर्ड्स यूज्ड आर बिल्डिंग प्लस लैंड अपॉर्टिनेंट देयर टू, मतलब बिल्डिंग के आजू बाजू जो लैंड है वो बिल्डिंग को हेल्प कर रही है। अगर मैं यहां पे देखती हूं तो इसको मैं कैसे बोलूंगी, लैंड एंड बिल्डिंग देयर ऑन, यस और नो, राइट। इसको ऐसे बोलूंगी या मैं उसको ऐसे बोलूंगी, बिल्डिंग प्लस लैंड अपॉर्टिनेंट देयर टू। ओके अगर देखते हैं हम लोग, लैंड बहुत बड़ा है, उसमें कॉर्नर में एक छोटी सी बिल्डिंग है, तो it is what, land and building thereon. It is not building and land appurtenant thereto. It is not building and land appurtenant thereto, my dear students. So this will not be considered as house property. This will not be considered as house property. Do you get it? Do you get it? Okay. So what do they say? That building and building plus land appurtenant thereto. अगर हम building की बात करते हैं तो building का कोई definition है? building को layman language में हम लोग क्या बोलते हैं? जिसकी दीवारें हों, राइट, ऊपर छत हो या नहीं, दीवारें होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। दीवारें होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो दीवारें क्या करती है, बाइफरकेट करती है अपनी प्लेस को, अपनी जगह को, राइट। सो उनकी दीवारें होनी चाहिए, ठीक है। ओके फाइन। सो समथिंग विच हैज what, which is made up of bricks, stone, whatever it is, which has walls to segregate, okay, is known as building. बिल्डिंग प्लस लैंड अपॉर्टिनेंट देयर टू मतलब ऐसी जगह में, ऐसे बाजू में कोई लैंड है, थोड़ी सी पार्किंग स्पेस है, प्लेग्राउंड है, प्ले एरिया है, गार्डन है, तो उसको क्या कहा जाएगा, बिल्डिंग प्लस लैंड अपॉर्टिनेंट देयर टू। ओके मतलब वेकेंट लैंड, विल इट बी हाउस प्रॉपर्टी? नहीं। बहुत बड़ा लैंड है और उस पर एक छोटे से कॉर्नर पे घर बना है, बिल्डिंग बनी है, तो क्या उसको हाउस प्रॉपर्टी कहा जाएगा? नहीं। क्लियर एवरीवन? ओके सो बिल्डिंग प्लस बिल्डिंग एंड बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टिनेंट देयर टू। अब मेरा नेक्स्ट सवाल माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके टेल मी, इफ आई से ओपन स्टेडियम, ओके ओपन नहीं, स्टेडियम यूजुअली ओपन ही होता है, इफ आई से स्टेडियम जहाँ पे अपने क्रिकेट मैचेस होते हैं, राइट, या आई से स्विमिंग पूल, नाउ tell me, will these be considered as house property, my dear students? Come on, very interesting questions that I am asking you. चलो अब तक हमने क्या देखा कि सेक्शन 22 में चार्ज होने के लिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कवर होने के लिए 3 कंडीशंस है। एक तो देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी, उस हाउस प्रॉपर्टी का ओनर कौन होना चाहिए, असेसी, और असेसी उस हाउस प्रॉपर्टी को बिजनेस और प्रोफेशन के लिए नहीं यूज करना चाहिए। बाकी के 2 कंडीशंस अभी साइड में रख देते हैं, लेट अस फोकस ओनली ऑन वन कंडीशन, दैट देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी। अब उसमें उन्होंने क्या बोला है, हाउस प्रॉपर्टी मीन्स अ बिल्डिंग और बिल्डिंग एंड लैंड अपॉर्टिनेंट देयर टू। ओके मतलब बिल्डिंग अब किसको बोलते हैं, बिल्डिंग मतलब क्या, जिसकी दीवारें होती हैं, राइट। छत चाहे हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, बट दीवारें होनी चाहिए ताकि एरिया स्पेस कैन बी मेजर्ड एंड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम दी अदर एरियाज, राइट। यस और नो, यस और नो। ओके अब मुझे बताओ, so now tell me, will stadium be considered as house property? Who will tell me? Come on, who will tell me? Will stadium be considered? Anushka says no. Okay. Surabhi says no. Aditya says no. Okay, anyone else? No one? अब मैं आपको बोलती हूँ, yes, Karan says yes, Mrudul says yes, stadium is a house property, swimming pool is a house property. Understand my dear students, क्या बोला गया है कि आपको दीवारें होनी चाहिए, मतलब आपको क्या होना चाहिए,
दीवारें मतलब आपके दिमाग में एक ही ख्याल है, आपके दिमाग में एक ही ख्याल है, दीवारें मतलब जैसे हमारे घर में 4 दीवारें होती है, नॉट नेसेसरीली आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज वॉल्स. ओके, वॉल्स मीन्स बाउंड्रीज. अगर उस हाउस प्रॉपर्टी के खुद के कुछ ऐसे बाउंड्रीज रहे विच इज कंस्ट्रक्टेड, देन आउट ऑफ, इट कैन बी आउट ऑफ ब्रिक्स, इट कैन बी आउट ऑफ स्टोन्स, ओके, देन इट वुड बी कंसिडर्ड एज हाउस प्रॉपर्टी. अगर आपने स्टेडियम देखा है तो क्या स्टेडियम का खुद के बाउंड्रीज होते हैं? भले ही वो वॉल्स, दीज आर नॉट स्ट्रेट वॉल्स, राइट, बट दे हैव अ राउंड सर्कल्ड बाउंड्री, राइट, यस और नो? स्विमिंग पूल के क्या बाउंड्रीज होते हैं? एब्सोल्युटली यस. सो एक प्रेवलेंट केस लॉ में बोला गया है दैट स्टेडियम एंड स्विमिंग पूल विल बी कंसिडर्ड एज हाउस प्रॉपर्टी, माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, अंडरस्टैंडिंग? यस एवरीवन, लेट्स गो अहेड फर्दर. तो हमने क्या देखा? हमने पहले ये देखा कि देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी. हाउस प्रॉपर्टी किसको कहा जाएगा? बिल्डिंग एंड बिल्डिंग लैंड और बिल्डिंग लैंड एंड लैंड अपॉर्टिनेंट देयर टू विल बी ट्रीटेड एज हाउस प्रॉपर्टी. मतलब वेकेंट प्लॉट इज नॉट हाउस प्रॉपर्टी. लैंड एंड बिल्डिंग अपॉर्टिनेंट देयर टू, लैंड एंड बिल्डिंग एडजेसेंट देयर टू, लैंड एंड बिल्डिंग देयर ऑन विल नॉट बी अ हाउस प्रॉपर्टी. क्लियर एवरीवन? बिल्डिंग एंड लैंड अपॉर्टिनेंट देयर टू, यस इट विल बी हाउस प्रॉपर्टी. जब हम बोलते हैं बिल्डिंग एंड लैंड अपॉर्टिनेंट देयर टू, मतलब बिल्डिंग का मेजर एरिया है और आजू बाजू का लैंड थोड़ा सा छोटा है. वो क्यों दिया है थोड़ा सा ओपन स्पेस उनको? सो दैट दे कैन एब्सोल्युटली एंजॉय दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग, पार्किंग स्पेस, खेलने की जगह, राइट. अगर मैं लैंड एंड बिल्डिंग अपॉर्टिनेंट देयर टू मतलब बहुत बड़ा लैंड है और कहीं एक बिल्डिंग खड़ी है. डू यू अंडरस्टैंड? Again, very important from MCQ's point of view. Okay, interesting है ना हाउस प्रॉपर्टी? अभी देखो आगे होता है क्या. इट इज़ वेरी वेरी लवली, इट इज़ वेरी 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 सिंपल. बहुत छोटा सा हेड है और बहुत सिंपल सा हेड है. ओके, यस. तो हमने देखा फर्स्ट देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी. ओके, ठीक है. अब आगे व्हाट डज द नेक्स्ट कंडीशन डील अबाउट? द नेक्स्ट कंडीशन सेज दैट assessee शुड बी द ओनर. ओके, नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है? दैट assessee शुड बी द ओनर. नो प्रॉब्लम. क्या बोल रहा है? assessee ओनर होना चाहिए. अब सबसे ज्यादा मजा आने वाला है इस हेड में. ओके, अब मुझे बताओ ओनरशिप मतलब सबसे पहली चीज अपने दिमाग में क्या आती है? व्हेन आई से कि इस प्रॉपर्टी का ओनर, ओके, तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? यस, कम ऑन, आई वांट आंसर्स. तो सबसे पहली चीज अपने दिमाग में आती है कि रजिस्ट्रेशन किसके नाम पे है? सी, रजिस्ट्रेशन किसके नाम पे? हाँ या ना? ओके, राइट. बट यहाँ पे इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी क्या कहा गया है माय डियर स्टूडेंट्स? क्या कहा गया है? दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड इज नॉट वारंटेड. रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड इज नॉट वारंटेड मतलब क्या? अगर आपका सेल डीड है, ओके, अगर आपका सेल डीड बन गया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए के पास एक हाउस है, ओके, उसने उसको सेल करने के लिए बी को ऑफर दिया है, राइट, सब कुछ तय हो गया है. ओके, बी उस घर में जाके रह भी रहा है पर अभी तक उनका सेल डीड रजिस्टर्ड नहीं है. माय डियर स्टूडेंट्स, तो उनका क्या कहना है कि सेल डीड चाहे हो या ना हो, हु इज एब्सोल्युटली एंजॉइंग द प्रॉपर्टी. जैसे कि खुद की प्रॉपर्टी है, बी इज एंजॉइंग द प्रॉपर्टी. सो हियर B will be considered as the owner of the house property. Clear, my dear students? Clear, everyone? Okay, this is one case. Second case, A के पास एक हाउस है, ओके, उसने B को लीज पे दिया है एंड B is enjoying the house property. वो रह रहा है मजे से, कितने साल हो गए वहीं पे रह रहा है. Now tell me, who will be considered as the owner of the house property? A और B? No, my dear students. अगर आप लोगों को पता होगा तो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ. उस एग्जाम्पल से आप लोग मुझे बोलना कि इसका आंसर क्या होगा. अगर आप लोगों ने सुना होगा हर किसी की सिटी में एक बस्ती होती है, राइट, या तो फिर कोई कम्युनिटी बेस्ड गैदरिंग होती है जहाँ पे एक साथ एक लोग रहते हैं. जैसे हमारे सांगली में देयर इज एन एरिया कॉल्ड रतन सिंह नगर. ओके, उस एरिया में क्या होता है? उस एरिया में सारे के सारे गुजरातीज रहते हैं. ओके, अब उस एरिया की खासियत क्या है?
लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब उस एरिया की खासियत क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? उस एरिया की खासियत ये है कि वो एरिया गुजरातीज को लीज पे दिया गया था और 99 ईयर्स का लीज है उस एरिया पे। 99 ईयर्स का लीज है और वहां पे कई बिल्डिंग्स बने हैं, कई अपार्टमेंट्स हैं और सारे गुजराती फैमिलीज वहां पे रहती है। राइट? सो नाउ टेल मी who will be considered as the owner of those flats? Those Gujarati families, right? Yes or no? तो अगर हमने लीज पे दिया है माय डियर स्टूडेंट्स, even in that case B will be considered as the owner. Do you understand my dear students? प्रैक्टिकली उस चीज को समझने की कोशिश करो, थियोरेटिकली नहीं जाना है हमको। हाँ, ए ने बी को लीज पे दिया है, राइट? सी हु इज एंजॉइंग द प्रॉपर्टी। हमको देखना पड़ेगा लीज कितने सालों का है। ओके, आई एम गोइंग टू कम टू दिस पॉइंट व्हेन आई स्पीक ऑफ डीम्ड ओनर। ओके, तब मैं आपको पूछूंगी, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे हम लोग इन डिटेल बात करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड everyone? Okay, so freehold rights and leasehold rights are also considered for ownership under house property. Okay, अब मेरा next सवाल my dear students, we are speaking of which PY? We are speaking of which PY my dear students? We are speaking of 2021, राइट? 2021 पीवाई की बात कर रहे हैं, मतलब इसका एवाई क्या हो जाएगा? 21-22। ओके फाइन। अब बहुत इंटरेस्टिंग सवाल मैं पूछने वाली हूं माय डियर स्टूडेंट्स। से 1/4/20 से लेके 31 मार्च 21 तक, ये साल है 2021, और 31 मार्च 21 से लेके दैट इज 1 अप्रैल 21 टू 31 मार्च 22, ये साल है 21-22। यस और नो? Yes or no? Okay, अब मेरा सवाल, listen to me very carefully my dear students, listen to me very carefully. Okay, say there is a house property, okay, और वो house property का owner है A. Okay, अब मेरी बात समझो my dear students. Okay, अब क्या हुआ? 2021 में A was the owner of the house. Okay, और 21-20 में 21-22 में okay, उसने क्या किया? A sells the house property. अगर A ने हाउस प्रॉपर्टी बेच दिया, मतलब A अब ओनर है क्या? A ओनर नहीं रहा। बराबर है। अब मुझे बताओ, इसका टैक्सेबिलिटी PY 2021 में आएगा या नहीं आएगा? सोचो। सारे बेसिक्स जो मैंने आज तक आपको सिखाए हैं, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी टेस्टेड विद दिस क्वेश्चन। कम ऑन, मैं रिपीट करती हूँ, आई रिपीट। वी आर स्पीकिंग ऑफ PY 2021, उसका AY है 21-22। ओके, तो 2021 में ए उस हाउस प्रॉपर्टी का ओनर था और 21-22 में उसने वो हाउस प्रॉपर्टी बेच दिया। तो जब मैं PY 2021 की बात करूंगी, उसने क्या कहा था? ही वॉज द ओनर, और उसने इस हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया था। तो ये जो रेंटल इनकम आया है, से फॉर एग्जाम्पल ₹5 लाख, ओके, तो मुझे कहो दैट दिस 5 लाख विल इट बी टैक्सेबल इन द ईयर 2021। ओके, और इसको ईजी करने के लिए, ओके, आपके कॉन्सेप्ट को और फर्निश करने के लिए मैं आपको और एक एग्जांपल देती हूँ। वेट, एंड देन यू आर गोइंग टू आंसर बोथ द आंसर्स टुगेदर। ओके, यस, दोनों आंसर्स आपको मुझे साथ में देना है। 1/4/20, 31/3/21 एंड 31/3/22 माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, ये कौन सा साल है? 2021 का साल है, और ये 21-22 का साल है। नाउ लिसन टू मी माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, अब क्या हुआ था यहाँ पे? इस केस में ए गॉट द ओनरशिप ऑफ दिस हाउस। ए ने ये हाउस बाय किया 21-22 में। ओके, अब इस दोनों एग्जाम्पल्स को एनालाइज करो माय डियर स्टूडेंट्स एंड टेल मी विच विल बी कवर्ड इन द PY 2021। कम ऑन, come on, think. I want you all to think. Okay, no problem. Let's discuss. Okay, listen to me very carefully, my dear students. बहुत मजा आने वाला है।
अब हमने क्या देखा, सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स ने हमको बताया कि इनकम आपको अर्न करना है प्रीवियस ईयर में, इनकम आपको अर्न करना है प्रीवियस ईयर में, और टैक्स आपको पे करना है असेसमेंट ईयर में, राइट? इनकम हैज टू बी अर्नड इन प्रीवियस ईयर, टैक्स हैज टू बी पेड इन असेसमेंट ईयर. लेट मी मेक अ क्विक रिविजन, ओके, ऑफ व्हाट वी हैव ऑलरेडी लर्नड. हमने क्या देखा है, जस्ट अ मिनट. यस, हमने अब तक क्या देखा है कि 1/4/20 में साल चालू हुआ, 31 मार्च को खत्म होता है, और 1/4 अगले 31 मार्च से अगला साल स्टार्ट होता है, वो 31 मार्च को खत्म हो जाएगा. तो ओके, तो इस साल में मतलब 20-21 है और ये साल 21-22 है, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, इनकम अर्न करना है. फिर कहीं जाके हमारा साल खत्म होगा, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, या हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करेंगे, या व्हाटएवर इट इज. फिर वहां से हम प्रॉफिट्स आइडेंटिफाई करेंगे और फिर हम टैक्स पे करेंगे इस साल में. ओके, दिस इज नोन एज प्रीवियस ईयर and this is known as assessment year, my dear students. ओके, तो इनकम आपको कब अर्न करना है, प्रीवियस ईयर में. ओके, इनकम आपको अर्न करना है प्रीवियस ईयर में, मतलब आपको जो रेंटल इनकम आ रहा है, आपको जो रेंटल इनकम आ रहा है माय डियर स्टूडेंट, वो कब आएगा. जैसे फॉर एग्जांपल, ओके, इस केस में लेते हैं. ओके, आई एम स्पीकिंग ऑफ दिस एग्जांपल नाउ. अब ए, ओके, से ए मतलब मैं पीपीटी. ओके, पीपीटी ने घर लिया. ओके, पीपीटी ने घर लिया, बट उनके पास ऑलरेडी एक घर था, उन्होंने और एक फ्लैट ले लिया और वो फ्लैट उन्होंने रेंट पे दे दिया. अंडरस्टैंड, मैंने वो रेंट पे दे दिया और मुझे साल का 5 लाख रुपए रेंट आया. लिसन टू मी, मुझे साल का 5 लाख रुपए रेंट आया. ओके, और अगले साल मैंने उसको बेच दिया. अब सवाल ये आया कि 5 लाख की जो टैक्सेबिलिटी रहेगी वो हम कब करेंगे, राइट? कब करेंगे. अब अगर मैं बोलती हूँ तो इनकम इज अर्नड इन विच ईयर, इट इज अर्नड इन 2021, राइट? तो इसका टैक्स आपको कब पे करना है, 21-22 में हम इसका टैक्स पे कर देंगे, राइट? फिर आपके मन में सवाल आएगा, मैम 21-22 में आपने घर बेच दिया है, आप तो ओनर हो ही नहीं, फिर आप क्यों 21-22 में इसका टैक्स पे करोगे? तो लिसन टू मी वेरी केयरफुली माय डियर स्टूडेंट्स, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. इनकम इज टू बी अर्नड इन प्रीवियस ईयर. ओके, फिर वो शायद इनकम का सोर्स, ओके, इनकम का सोर्स आपके पास एवाई में होगा या नहीं, इससे एवाई को कुछ लेना देना ही नहीं है. एवाई वापस मुड़ के ही नहीं देखता. एवाई सिर्फ और सिर्फ आपका टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करता है, टैक्स कैलकुलेट करता है और किस्सा खत्म, राइट? एवाई को कुछ लेना देना नहीं है, आप ओनर हो या ना हो. आप जब रेंटल इनकम लेते हो, आप जिस पीवाई में रेंटल इनकम आपको मिलती है, यू शुड बी ओनर इन दैट पर्टिकुलर पीवाई. यू शुड बी ओनर इन दैट पर्टिकुलर पीवाई. अब मुझे रेंटल इनकम मिल रही है 20-21 में, एम आई द ओनर? यस, आई एम द ओनर. So will this particular rental income be covered under income PY 2021? Absolutely yes. Even though assessment year में आप चाहे ओनर हो या ना हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. असेसमेंट ईयर इज ओनली एंड ओनली द ईयर ऑफ टैक्स कैलकुलेशन. उसका और आपके इनकम के सोर्सेस का कुछ भी रिलेशनशिप नहीं है. यू हैव टू ओनली चेक द ओनरशिप इन केस ऑफ द ईयर इन विच यू आर अर्निंग द इनकम. ओके, अंडरस्टैंडिंग. ओके, अब इस केस में क्या हुआ है, 20-21 में तो हम ओनर भी नहीं है, इसलिए हमको रेंटल इनकम नहीं हुई. हमको रेंटल इनकम हुई है 21-22 में. ओके, और यहाँ पे से 5 लाख रुपीस का रेंटल इनकम हुआ है. ओके, तो अब अगर हम 20-21 की बात करें, इज असेसी द ओनर? नो, ही इज नॉट द ओनर. तो विल रेंटल इनकम भी टैक्सेबल? सवाल ही नहीं उठता. ओके, अब इस साल में टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब 20-21 में ईयर अर्न हुआ है, राइट? 20-21 में इनकम अर्न हुआ है. सो नेक्स्ट ईयर ओके 22-23 में इसका टैक्स पे कर दिया जाएगा, तब इस पे दिस विल बी टैक्स्ड इन दिस ईयर. डू यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, दीज आर स्मॉल क्वेश्चंस जो हमको एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं. ओके, यस. तो अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने देखा कि देयर शुड बी अ हाउस प्रॉपर्टी मतलब बिल्डिंग, और बिल्डिंग प्लस लैंड अपॉर्चुनिटी देयर टू. वेकेंट लैंड इज नॉट अ हाउस प्रॉपर्टी. आगे हमने क्या देखा? स्टेडियम एंड स्विमिंग पूल, ओपन एयर स्विमिंग पूल आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज हाउस प्रॉपर्टी.
नेक्स्ट कंडीशन ऐसी थी सेक्शन 22 की कि असेसी ओनर होना चाहिए, तो उसमें हमने देखा रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड होगा तभी वो ओनर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, लीज होल्ड राइट्स एंड फ्री होल्ड लैंड राइट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर ओनरशिप। फिर हमने क्या देखा कि ये ओनरशिप, दिस ओनरशिप इज शुड बी इन विच ईयर, इन PY। AY में ओनर हो या ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ओनरशिप शुड बी चेक्ड only and only in previous year. If you are owner in previous year, then you will be covered under section 22, else you will not be covered under section 22. Clear? Clear everyone? 100% clear? Okay? Yes. अब चलते हैं आगे. Okay? Let's go to our next example. I want to explain each and every concept to you with the help of an example, because I told you let's make अपना सैलरी हुआ है वो थोड़ा सा थियोरटिकल है, राइट, थोड़ा सा थियोरटिकल क्वेश्चन है, फिर भी हमने इतने सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए। आई ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू एज मच इंटरेस्टिंग एज आई कैन। ओके, हाउस प्रॉपर्टी को तो हम एब्सोल्युटली इंटरेस्टिंगली पढ़ने वाले हैं। ओके, से ए के पास एक बिल्डिंग है, घर है। ओके, ए के पास एक घर है, उसने क्या किया, उसने बी को रेंट पे दिया। लिसन टू मी वेरी केयरफुली माय डियर स्टूडेंट्स, उसने बी को रेंट पे दिया से ₹10,000 पर मंथ, से ₹10,000 पर मंथ। और बी ने क्या किया, बी ने ये हाउस प्रॉपर्टी आगे रेंट पे दिया सी को। ओके, और उससे वसूल किया ₹12,000 पर मंथ। अब बोलो हाउस प्रॉपर्टी विल अराइज इन हुज हैंड्स, ए और बी, क्योंकि ए को भी रेंटल इनकम हो रही है, राइट। इनकम किसको हो रही है, ए को हो रही है, क्योंकि बी रेंट पे करेगा ए को और सी रेंट पे करेगा बी को, तो ए के हाथ में टैक्सेबल होगी या बी के हाथ में टैक्सेबल होगा। कम ऑन, रेंट वुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, मतलब सेक्शन 22 एप्लीकेबल होगा ए को या बी को। चलो थिंक सेक्शन 22 का सेकेंड कंडीशन क्या है, assessee must be the owner of the house property. Okay, absolutely yes, ए के हाथ में टैक्सेबल होगा। सी अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, जब ए ने बी को रेंट पे दिया, ओके, जब ए ने बी को रेंट पे दिया तो बी ने क्या किया, बी ने रेंट दिया ए को, तो ए के हाथ में इनकम हुआ, राइट, ए के हाथ में इनकम हुआ। दिस इज नोन एज लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। लेट करना, लेटिंग आउट करना, रेंट पे देना। ओके, अब बी क्या बन गया यहाँ पे, ए तो ओनर है, बी बन गया टेनेंट, मतलब जिसको रेंट पे हम देते हैं उसको कहा जाता है टेनेंट। ओके, अब टेनेंट ने क्या किया, इसने फिर से उसको दिया, ओके, रेंट पे। इसको कहा जाता है सब लेटिंग। क्या कहा जाता है, सब लेटिंग, मतलब जिसको रेंट पे मिला है, जिसको लेट आउट किया उसने फिर से लेट आउट किया। ओके, यस, दिस इज नोन एज सब लेटिंग। ओके, तो जो ए के हाथ में रेंटल इनकम आएगा इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, और जो बी के इनकम हाथ में आएगा इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्लियर? तो मैं एक छोटा सा सवाल अगर पूछती हूँ, ओके, एक क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में, इनकम फ्रॉम सब लेटिंग, कंफ्यूज मत होना, डायग्राम रफ में ड्रॉ कर लो। इनकम फ्रॉम सब लेटिंग इज कवर्ड अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इज टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ट्रू, फॉल्स, पार्टली ट्रू, पार्टली फॉल्स। कम ऑन, व्हाट्स द आंसर? यस, टेल मी, आई रिपीट माई क्वेश्चन। Income from subletting is taxable under the head house property. Option A, true. Option B, false. Option C, partly true. Option D, partly false. The answer is false. The answer is false. What are you saying, Surbhi? How can you say yes? How can you say true? See, मैंने क्या पूछा, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। सबलेट कौन कर रहा है, बी सबलेट कर रहा है सी को। अंडरस्टैंड, आई टोल्ड यू एमसीक्यूज आर वेरी ट्रिकी। सबलेटिंग, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, मतलब सबलेटिंग किस ट्रांजैक्शन को सबलेट किए कहा जा रहा है, ये वाला पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है उसको सबलेटिंग बोलते हैं, ये वाला पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है उसको लेटिंग बोलते हैं। बराबर है, ये जो सबलेटिंग कर रहा है इसका इनकम हो रहा है बी के हाथ में, राइट, इसका इनकम हो रहा है बी के हाथ में, पर क्या बी ओनर है, नहीं, बी टेनेंट है।
बी टेनेंट है, इसलिए दिस विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सोर्सेज एंड दिस विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. सो इनकम फ्रॉम सबलेटिंग इज नॉट कवर्ड अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. इट इज कवर्ड अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. क्लियर एवरीवन? ओके, यस. अब नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पार्ट. ओके, से यहां पे एक लैंड है. Just 1 minute, just 1 minute, my dear students. ओके, से एक पुश्तैनी हवेली है. ओके, से एक पुश्तैनी बड़ी सारी हवेली है. ओके, अब दो भाई है. लिसन टू मी. अब दो भाई है और इन दोनों भाई में झगड़ा चल रहा है कि ये बोलता है ये पुश्तैनी हवेली मेरी है, ये बोल रहा है ये पुश्तैनी हवेली मेरी है. ओके, और इस झगड़े के बीच में उन्होंने क्या किया है? उन्होंने क्या किया है कि इनके फादर थे. जब तक इनके फादर थे, दिस इज व्हाट फादर. यस. सो जब तक ये फादर थे, इन्होंने इसको रेंट पे दिया था एक फैमिली को, और रेंट आता था साल का से 10 लाख रुपए. रेंट आता था से साल का 10 लाख रुपए. अब पापा तो गुजर गए. अब दोनों भाई लड़ रहे हैं कि मेरी प्रॉपर्टी या मेरी प्रॉपर्टी. जब तक पापा थे, राइट, तो रेंट पापा के हाथ में टैक्सेबल होता था. अब सवाल ये आया कि प्रॉपर्टी इसके हाथ में टैक्सेबल होगी या प्रॉपर्टी इसके हाथ में टैक्सेबल होगी. राइट. So what does Income Tax Act says? What does Income Tax Act says? That when ownership of a particular property is disputed, मतलब लड़ाई चल रही है, मैं ओनर हूं या मैं ओनर हूं, लड़ाई चल रही है, डिस्प्यूटेड ओनरशिप है, तो हम क्या देखेंगे कि ये जो इनकम आ रही है ना, ये जो इनकम आ रही है ना हाउस प्रॉपर्टी की, ये इनकम किसके हाथ में आ रही है? अगर से फॉर एग्जांपल ये रेंट डिपॉजिट होता है बी के अकाउंट में, तो इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलती है? जब तक आपका मामला सेटल नहीं हो जाता, जब तक आप डिसाइड नहीं कर पाते कि ए की प्रॉपर्टी है कि बी की प्रॉपर्टी है, हम क्या करेंगे? इस प्रॉपर्टी से इनकम जिसके हाथ में जा रहा है ना, उसके हाथ में हम उसको टैक्सेबल कर देंगे. फिर अगर कल आपने कोर्ट केस किया और कोर्ट केस में ए जीत गया, तो क्या हो जाएगा? अब तक जो जिस पे टैक्स बी ने पे किया वो टैक्स हम ए से वसूल करेंगे और आपको वापस रिफंड कर देंगे. क्लियर एवरीवन? यस. ओके, यस. चलो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग बात. बहुत ज्यादा मजा आने वाला है. से दिस इज अ लैंड. ये लैंड है मिस्टर ए की. ठीक है. जब तक ये लैंड मिस्टर ए की थी, दिस वॉज नॉट अ हाउस प्रॉपर्टी बिकॉज वेकेंट लैंड इज नॉट अ हाउस प्रॉपर्टी. फिर ये लैंड मिस्टर ए ने ये लैंड बी को लीज पे दी, और मिस्टर बी ने इस पे एक हाउस प्रॉपर्टी बनाया. अब मिस्टर बी ने इस पे एक हाउस प्रॉपर्टी बनाया. लैंड तो है मिस्टर ए का, बिल्डिंग है मिस्टर बी की. लैंड है मिस्टर ए का, बिल्डिंग है मिस्टर बी की. मैम आपने बोला कि अगर किसी को लीज पे दिया होगा तो वो भी क्या होगा? ओनर हो जाएगा. बराबर है. अब लैंड और बिल्डिंग ये दो अलग अलग प्रॉपर्टीज है. लैंड जमीन है और उस पर खड़ी हुई बिल्डिंग ये मिस्टर बी की है. बराबर है. अब मुझे बताओ टैक्सेबिलिटी कौन से हेड में किसकी आएगी? कम ऑन, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगी और कितनी टैक्सेबल होगी? यस, कम ऑन, टेल मी. अब मिस्टर बी ने क्या किया? मिस्टर बी ने यहाँ पे ब्लॉक्स बनाया और यहाँ पे उसने मिस्टर सी को से रेंट पे दे दिया. तो मिस्टर बी के हाथ में रेंटल इनकम आ रहा है, राइट. तो अब ए ने क्या किया था? ए ने भी तो बी को दिया था रेंट पे, बराबर है ना, तो इसको भी रेंट मिल रहा है. अब इस रेंट का, कम ऑन टेल मी, कौन सा रेंट हाउस प्रॉपर्टी में कवर होगा? मिस्टर बी वाला रेंट कि मिस्टर ए वाला रेंट? कम ऑन.
यस यस, मिस्टर बी को जो रेंट मिल रहा है, मतलब इन शॉर्ट मुझे क्या बोलना है, दैट ओनर किसका होना चाहिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है. ओके, ओनर जो है, ओके, अब लैंड एंड बिल्डिंग कैनॉट बी, लैंड एंड बिल्डिंग आर टू डिफरेंट एसेट्स. ओके, फर्स्ट कंडीशन क्या है, देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी. वेकेंट लैंड इज नॉट अ हाउस प्रॉपर्टी बट बिल्डिंग इज अ हाउस प्रॉपर्टी. तो हमको देखना है उसका ओनर कौन है, उसके हाथ में उसका रेंटल इनकम टैक्सेबल होगा. क्लियर एवरीवन? सो ओनर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है? यस एवरीवन, पक्का? ओके, हमने जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं सारे कवर कर लिए हैं ओनर के. ओके, अब आपको क्या करना है, लिसन टू मी. अब आपको क्या करना है, हाउस प्रॉपर्टी के बारे में मैंने कुछ बहुत सिंपल, बहुत हाउस प्रॉपर्टी के जो अगर नोट्स आप चैप्टर में देखोगे आपकी बुक में, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुली क्राफ्टेड है, सिंपल लैंग्वेज में क्राफ्टेड है. आपको सिर्फ क्या करना है, ये लेक्चर, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ये लेक्चर बंद होते ही, ये लेक्चर से हम जैसे ही लेक्चर से बाहर निकलेंगे, आपको 2 मिनट बिना टाइम वेस्ट किए आपको इमीडिएटली सिर्फ जितना थियोरी मैंने कवर किया है उतना थियोरी पढ़ना है. चलो मुझे प्रॉमिस करो, यू हैव टू प्रॉमिस दैट टू मी. अगर आप करते हो माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ हाउस प्रॉपर्टी का आपका एक भी मार्क कभी जिंदगी भर नहीं जाएगा. यस, श्योर? ओके, लेक्चर जैसे ही हम लॉग आउट करेंगे, ओके, यू हैव टू गो थ्रू द पेजेस इमीडिएटली राइट देयर एंड देन उसके बाद सब कुछ. ओके, यस. तो अब तक हमने क्या देखा, देयर शुड बी अ हाउस प्रॉपर्टी. Okay, there should be a house property. Building or land appurtenant thereto is what? House property. फिर असेसी ओनर होना चाहिए. ओके, ओनर कौन से साल में होना चाहिए, PY में होना चाहिए, हमने देखा. ओके, यस. फिर आगे हमने क्या देखा, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग इज नॉट कवर्ड अंडर हाउस प्रॉपर्टी, ओनली इनकम फ्रॉम लेटिंग इज कवर्ड अंडर हाउस प्रॉपर्टी. आगे अगर डिस्प्यूटेड ओनरशिप होगी तो ओके, तो जिसको उस प्रॉपर्टी से इनकम मिल रहा है उसके अंडर हम लोग क्या करेंगे, इनकम टैक्स प्रॉपर्टी उसको टैक्सेबल करेगी, इनकम टैक्स एक्ट. ओके, यस, नो प्रॉब्लम, अहेड. ओके, फिर आगे नेक्स्ट हमने क्या देखा है, ओनरशिप ऑफ लैंड एंड ओनरशिप ऑफ बिल्डिंग हमने देखा. ओके, सो यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट असेस शुड बी ओनर यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ. ओके, यस. अब नेक्स्ट सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, नेक्स्ट सबसे इंटरेस्टिंग कंडीशन, असेसी शुड नॉट यूज दिस हाउस प्रॉपर्टी फॉर हिज ओन बिजनेस और प्रोफेशन. फॉर हिज ओन बिजनेस और प्रोफेशन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सी अंडरस्टैंड. ओके, सिचुएशन नंबर 1. ओके, से देयर इज अ बिल्डिंग. ओके, ये बिल्डिंग कौन ओन कर रहा है, PBT. और यहां पे अगर मेरा ऑफिस है, यहां पे अगर मेरा ऑफिस है, ओके, तो इसका क्या होगा. ओके, सेकंड, PBT ने ओके ये पर्टिकुलर बिल्डिंग रेंट पे दी है. ओके, रेंट पे दी है, किसको, मिस्टर बी को रेंट पे दी है. ओके, और यहां पे किसका ऑफिस है, ऑफिस है यहां पे भी, बट यहां पे मिस्टर बी का ऑफिस है. तो क्या इसका रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी में कवर होगा या नहीं होगा, क्या इसका इनकम हाउस प्रॉपर्टी में कवर होगा या नहीं होगा. सोचो, चलो. सुरभि, ऐसा जरूरी नहीं है कि रेंट ही आया तो ही. ओके, फाइन, आई गॉट योर पॉइंट, वेट, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. सी, अब उन्होंने क्या बोला है, कंडीशन क्या है, assessee should not carry on his own business or profession. My dear students, assessee should not carry on own business or profession. मतलब ऐसी कोई हाउस प्रॉपर्टी है, ओके, इज दिस अ हाउस प्रॉपर्टी, कंडीशंस क्या है, चलो, या हाउस प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग इज अ हाउस प्रॉपर्टी, बराबर है. क्या असेसी ओनर है, असेसी ओनर है, बिल्कुल है, बराबर है. पर असेसी अगर खुद इसको बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज करता है, देन दिस विल नॉट बी कवर्ड, देन दिस विल नॉट बी कवर्ड अंडर हाउस प्रॉपर्टी.
ओके बट अगर असेसी ने, अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, असेसी ने किसी और को रेंट पे दिया है, असेसी ने, सी अंडरस्टैंड, अगर असेसी खुद इस हाउस प्रॉपर्टी में बिजनेस या प्रोफेशन चलाता है तो ये कवर नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। बट अगर असेसी ने किसी को बी को रेंट पे दिया है और इस रेंट वाले इंसान यहाँ पे अगर खुद का बिजनेस और प्रोफेशन करता है तो क्या ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कवर्ड है? नहीं, यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी में हम कवर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कौन बिजनेस और प्रोफेशन कर रहा है? असेसी ने जिसको रेंट किया है वो कर रहा है। क्या असेसी खुद बिजनेस और प्रोफेशन कर रहा है? नहीं कर रहा। असेसी इज नॉट डूइंग हिज ओन बिजनेस और प्रोफेशन, बराबर है। फर्स्ट केस में, इस केस में थर्ड कंडीशन फुलफिल नहीं होती, बट इस केस में देयर इज अ हाउस प्रॉपर्टी, असेसी इज द ओनर एंड असेसी खुद बिजनेस और प्रोफेशन नहीं कर रहा, सो यहाँ पे सारे कंडीशंस फुलफिल होते हैं, सो हियर इनकम वुड बी चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? शैल वी गो अहेड? क्या अभी तक डाइजेस्ट कर रहे हो कॉन्सेप्ट को? ओके, यस। अब अगला सवाल और भी मजेदार। ओके, से ये पीपीटी है, पीपीटी इज ओनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग, ओके, इज ओनिंग दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग, ओके, आई एम नॉट गुड एट ड्रॉइंग, या प्लीज अंडरस्टैंड, ओके। पीपीटी इज ओनिंग दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग में पूरा की पूरा आलीशान ऑफिस है पीपीटी का, ओके, आलीशान ऑफिस है पीपीटी का। अब क्या हुआ है, पीपीटी यहाँ पे क्या करती है? लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ओके। पीबीटी का यहाँ पे ऑफिस है, पीबीटी का यहाँ पे ऑफिस है माय डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पे पीबीटी क्या कर रही है? खुद का बिजनेस कर रही है। अब खुद का बिजनेस जो कर रही है, इस बिजनेस से प्रॉफिट्स आ रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, इस बिजनेस से प्रॉफिट्स आ रहे हैं, ओके। अब प्रॉफिट्स कैन आइदर बी एग्जेम्प्ट और प्रॉफिट्स कैन आइदर बी टैक्सेबल। अब मुझे एक बात बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी केयरफुली, अब जो बिजनेस से प्रॉफिट्स आते हैं वो कौन से हेड में टैक्सेबल होते हैं? वो कौन से हेड में टैक्सेबल होते हैं? अब तक तो आपको बाय हार्ट हो जाना चाहिए। कौन से हेड में टैक्सेबल होते हैं? पीजीबीपी में टैक्सेबल होते हैं। मतलब उनका क्या कहना है कि अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी है, उस हाउस प्रॉपर्टी में अगर आप बिजनेस करते हो तो वहां पे आपको प्रॉफिट्स आएंगे, तो वो पूरा के पूरा पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा, और इस पे किया हुआ खर्चा भी पूरा की पूरा पीजीबीपी में कंसिडर करेंगे। बट अगर आपके प्रॉफिट्स एग्जेम्प्ट है, वेरी इंटरेस्टिंग माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके प्रॉफिट्स एग्जेम्प्ट है, मतलब क्या इसके प्रॉफिट्स पीजीबीपी में टैक्सेबल होंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे। इन दैट केस गवर्नमेंट क्या बोलती है? घर है, गवर्नमेंट क्या बोलती है? हाउस प्रॉपर्टी था, हाउस प्रॉपर्टी में बिजनेस और प्रोफेशन कर रहे थे, इसलिए हमने पीजीबीपी में कवर किया, और पीजीबीपी में आपने एग्जेम्प्ट कर दिए प्रॉफिट्स। ऐसा नहीं चलेगा, टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। सो यहाँ पे दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग विल बी ट्रीटेड एज हाउस प्रॉपर्टी, और उसका इनकम कैसे आएगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट इट विल बी कवर्ड अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर? इन गवर्नमेंट क्या है ना, इनकम टैक्स छोड़ना नहीं चाहती, टैक्स कोई भी रास्ते से टैक्स नहीं छोड़ना चाहती। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस? समझ में आ रहा है क्या कि फिर से एक्सप्लेन करूं? ओके, ठीक है। अब आगे ये एक केस हो गया, ओके, लेट्स गो अहेड फर्दर, ओके, आई गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स ताकि अपने दिमाग में रिपीट करूं। ओके, यस, नो प्रॉब्लम। से ये पर्टिकुलर बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग किसके, हु इज ओनिंग दिस बिल्डिंग? से पीपीटी, आई एम ओनिंग दिस बिल्डिंग, ओके। और उस बिल्डिंग में मेरा ऑफिस है, उस बिल्डिंग में मेरा ऑफिस है। अब मेरा ऑफिस है तो मैं वहां पे बिजनेस कर रही हूँ, बिजनेस करती हूँ तो वहां से मुझे प्रॉफिट्स आएंगे, ओके। तो जो प्रॉफिट्स आएगा वो किसके, कौन से हेड में टैक्सेबल होता है? पीजीबीपी में, राइट। और ये बिजनेस भी एचपी में, ये बिल्डिंग भी एचपी में कवर होगी क्या? नहीं, वो पूरा की पूरा पीजीबीपी में डील होगी, ओके, नो प्रॉब्लम। अब क्या हुआ, ये जो प्रॉफिट्स मुझे आए ना इस बिल्डिंग से, दीज प्रॉफिट्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, These profits are exempt from tax, मतलब इस प्रॉफिट्स पे कोई टैक्स है ही नहीं, ये एग्जेम्प्ट है, मतलब टैक्स रेट 0 है पीजीबीपी के अंडर,
तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलता है हमको तो टैक्स चाहिए। अगर पीजीपीपी में अगर वो प्रॉफिट्स एग्जेम्प्ट है तो हम इस हाउस प्रॉपर्टी को खींच के लेके आएंगे हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंदर और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा हाउस प्रॉपर्टी पे, बट हम टैक्स नहीं जाने देंगे, टैक्स आपको पे करना ही पड़ेगा। क्लियर एवरीवन? ओके, यस, लेट्स गो अहेड। से दिस इज अ बिल्डिंग, ओनर है पीबीटी, ओके, और यहां पे 3 फ्लोर्स है। इस बिल्डिंग में 3 फ्लोर्स है, ओके। तो फर्स्ट फ्लोर पे है यहाँ पे मेरा ऑफिस, ओके। फिर सेकंड फ्लोर मैंने एक थिएटर को दे दिया है, और थर्ड फ्लोर पे यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, ओके, टेरेस रेस्टोरेंट, ओके। अब मुझे बताओ कि अब फ्लोर वाइज है, ओके, तो अब कौन से फ्लोर का इनकम हाउस प्रॉपर्टी में कवर होगा? चलो बोलो। सुरभि क्या कर रही हो? सी करण, योर आंसर इज ऑल्सो रॉन्ग। अंडरस्टैंड। अब क्या हुआ है, फर्स्ट फ्लोर पे असेसी का खुद का बिजनेस है, ओके। व्हाट आर द 3 कंडीशंस अंडर सेक्शन 22? फर्स्ट, देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी, बिल्डिंग इज अ हाउस प्रॉपर्टी, असेसी मस्ट बी द ओनर, सो पीबीटी इज द ओनर, नो प्रॉब्लम। थर्ड कंडीशन क्या बोलती है, असेसी का क्या होना चाहिए, बिजनेस या प्रोफेशन नहीं होना चाहिए। अब असेसी का ही ऑफिस है, मतलब यहाँ पे बिजनेस और प्रोफेशन होता है, राइट? सो विल दिस बी कवर्ड अंडर हाउस प्रॉपर्टी? नो। बट यहां पे मैंने रेस्टोरेंट को रेंट पे दिया है, थिएटर को रेंट पे दिया है, राइट? और फिर सामने वाला उधर जाके अगर खुद का बिजनेस प्रोफेशन करता है, सो विल दिस बी कवर्ड अंडर हाउस प्रॉपर्टी? यस। विल दिस बी कवर्ड अंडर हाउस प्रॉपर्टी? यस। क्लियर? ओके। Now let's develop this concept further, my dear students. अगर मेरा ऑफिस नहीं होता, मतलब मैंने ये भी रेंट पे दिया है, मतलब वो रेंटल इनकम मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाती है, करेक्ट? नेक्स्ट एग्जाम्पल, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ओके? एक बिल्डिंग है, ओके, एक बिल्डिंग है। सो इस बिल्डिंग का ओनर कौन है? पीपीटी, नो प्रॉब्लम। अब क्या हुआ है, पीपीटी ने क्या किया है, पीपीटी ने यहाँ पे खुद के पीबीटी क्लासेस ओपन किए हैं, ओके, फर्स्ट फ्लोर पे। सेकेंड फ्लोर पे पीबीटी का ऑफिस है कि यहाँ मेरा ऑफिस भी है, यहाँ मेरा क्लासेस भी है, क्लासेस हो जाएंगे तब मैं ऑफिस चली जाऊंगी, करेक्ट? फिर यहाँ पे मैंने क्या किया है, स्टाफ क्वार्टर्स को, स्टाफ को क्या दे दिया, यहाँ पे जो फ्लैट्स है उसको मैंने स्टाफ क्वार्टर्स में कन्वर्ट कर दिया है कि स्टाफ आता है जाता है, राइट? अब मेरे 2 बच्चे हैं, बराबर है, तो क्या हो जाता है, बार बार मेरा टाइम बहुत ज़्यादा इट इज़ ऑल सब्जेक्ट टू माई किड्स। तो मैं क्या सोचती हूँ कि मेरे बच्चे हैं तो मैं मेरे स्टाफ को इधर ही रख लेती हूँ, राइट? ताकि मुझे जब ज़रूरत हो तब मेरा स्टाफ मेरे लिए अवेलेबल हो। तो मैंने स्टाफ क्वार्टर्स कर लिए, ओके। और ऊपर का फ्लोर था, मैंने मॉल को दे दिया ऑन रेंट, और उसके ऊपर एक होटल को दे दिया ऑन रेंट। नाउ थिंक माय डियर स्टूडेंट्स, अब मुझे बताओ कि कौन सा हेड 5 फ्लोर्स में से फर्स्ट, सेकेंड, अरे उल्टा लिख रही हूं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। यस, कम ऑन टेल मी इस 5 में से किसको हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा और किसको हाउस प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा? चलो, ओके। वेरी 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 गुड माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी 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 गुड, ओके। तो क्या बोला गया है यहाँ पे, पीपीटी क्लासेस मतलब खुद का बिजनेस प्रोफेशन हो गया, पीपीटी ऑफिस मतलब खुद का बिजनेस प्रोफेशन हो गया।
अब यहाँ पे नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट आपके मन में आया मैम ये तो स्टाफ क्वार्टर्स है, ये तो स्टाफ क्वार्टर्स है. नाउ टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स, इन स्टाफ को मैंने रहने की जगह किसके लिए दी है? इन ऑर्डर टू सपोर्ट माय बिजनेस, इन ऑर्डर टू सपोर्ट माय बिजनेस. अगर मैं मेरे स्टाफ को रेंट पे ना देते हुए किसी थर्ड पार्टी को रेंट पे देती तो इवन दैट वुड हैव बीन कंसिडर्ड एज हाउस प्रॉपर्टी. बट बिकॉज आई एम गिविंग इट टू माई स्टाफ, but because I am giving it to my staff so that it supports my business, in that case it would be covered under the head PGBP. Do you understand? So these three will be covered under the head PGBP, whereas these two will be covered under the head house property. Okay, getting it my dear students? Okay, so इस पे एक बहुत लैंडमार्क केस है. ओके कि स्टाफ क्वार्टर्स को, जैसे कि एक जगह है, हम लोग, वन ऑफ माई रिलेटिव स्टेज देयर, मिठापुर, मिठापुर, वहाँ पे टाटा की बहुत बड़ी कंपनी है. और वो लोग क्या करते हैं, उस एरिया में जो भी टाटा के जो भी एम्प्लॉयज़ है उनके लिए उन्होंने वहाँ पे पूरा, इट्स सी फेसिंग, ओके, सी के उधर है, गुजरात में है, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया है, पूरे अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करी है, स्टाफ क्वार्टर्स प्रोवाइड किया है, वहाँ पे एक छोटा सा डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ पे उनके रिक्रिएशन का उन्होंने सब कुछ इंतजाम करके रखा है. राइट, तब ये जो स्टाफ क्वार्टर्स है वो टाटा के हाथ में विल बी ट्रीटेड एज हाउस प्रॉपर्टी? नो. वाई? उन्होंने, टाटा ने क्यों किया है? क्योंकि हर बार उनके एम्प्लॉयज़ को अलग अलग जगहों से ट्रैवल करके आना पड़ता है. राइट, इसलिए उन्होंने उधर ही फॉर ईज ऑफ बिजनेस उन्होंने किया है, इसलिए इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज हाउस प्रॉपर्टी. क्लियर एवरीवन? शैल वी गो अहेड? ओके, लेट्स डेवलप दिस कॉन्सेप्ट फर्दर. ओके, से अगेन दिस इज अ बिल्डिंग, ओनर कौन है? पीबीटी. ओके, तो पीबीटी ने क्या डिसाइड किया? ओके, पीबीटी ने रेंट पे दिया है एसबीआई को, फिर पीबीटी ने सेकंड फ्लोर रेंट पे दिया है एचडीएफसी को, फिर पीबीटी ने क्या किया, यहाँ पे खुद के पीबीटी क्लासेस ओपन किया है, और यहाँ पे पीबीटी का खुद का ऑफिस है. ओके, और यहाँ पे उन्होंने ये 2 फ्लोर्स लेट आउट किए हैं. नाउ टेल मी, 1 2 3 4 5 6. Okay, now tell me which floors will be covered under the head house property? Which floors would be considered covered under the head house property? ओके, ठीक है, 1 2 5 एंड 6. ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करती हूँ. ओके, मैंने क्या सोचा, लिसन टू मी, मैंने क्या सोचा, कल मेरे भगवान करे कि पीपल फॉल इन लव विथ माई टीचिंग टेक्निक और मेरा टैक्स का क्लासेस को बहुत डिमांड आ जाए. ओके, यस, बट माई ऑलवेज फोकस इन माई लाइफ, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, बट माई ऑलवेज फोकस इन माई लाइफ वॉज टिल नाउ किड्स. ओके, और आगे भी बच्चे ही रहेंगे. तो मैंने क्या सोचा, अब मुझे मेरे बच्चों से प्यार है, वैसे ही मेरे टैक्स के बच्चों से भी प्यार है. राइट, उनका भी नुकसान नहीं होना चाहिए. करेक्ट, तो फिर मैंने क्या सोचा कि लेट्स डू समथिंग. मैंने क्या सोचा कि मेरे बिजनेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहेगी शुड बी एट अ वेरी रीचेबल डिस्टेंस टू मी. ओके, तो मैंने क्या बोला, मैंने देखा कि मेरे बैंक अकाउंट्स हैं एचडीएफसी में और एसबीआई में. लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मेरे बैंक अकाउंट्स हैं एचडीएफसी में और एसबीआई में. ओके, और मेरा ये जो बिल्डिंग है वो प्राइम एरिया में है, मेरे सिटी के प्राइम एरिया में है, तो कोई भी चाहेगा कि यहाँ पे आके रेंट दे. तो आई अप्रोच एचडीएफसी एंड एसबीआई. मैं एचडीएफसी और एसबीआई को अप्रोच करती हूँ और मैं उनको कहती हूँ कि एचडीएफसी एंड एसबीआई लिसन, अगर यहाँ पे कोई रेंट पे लेने के लिए आए तो रेंट कोई 70,000 से कम नहीं होगा पर मंथ. ओके, मैं आपको रेंट देती हूँ 50, रेंट आपको मैं बोलती हूँ कि आप 40,000 पर मंथ पे करो, पर आप यहाँ पे आपके एक ब्रांचेस ओपन करो ताकि हमको कन्वीनियंट हो जाएगा. ओके, ताकि हमको कन्वीनियंट भी हो जाएगा और आपका प्राइम एरिया में ब्रांच भी ओपन हो जाएगा. सो नाउ टेल मी विच हेड्स विल बी कवर्ड अंडर हाउस प्रॉपर्टी? यस, yes. अब
मैं बताती हूँ, रिपीट करो, ठीक है, ठीक है, लिसन लिसन। अब यहाँ पे पीपीटी का ऑफिस है और पीपीटी के क्लासेस है, तो ये तो तय है कि ये पीजीपीपी में आएंगे। ओके, ये तो लेट आउट है, तो ये तो तय है कि ये हाउस प्रॉपर्टी में आएंगे। ओके, अब सवाल आया एचडीएफसी और एसबीआई का। ओके, पीपीटी का बैंक अकाउंट है एचडीएफसी में और एसबीआई में। तो पीपीटी क्या सोचती है, पीपीटी क्या सोचती है, सब कुछ रीचेबल डिस्टेंस में चाहिए। ओके, और हमारा ये जो बिल्डिंग है ये प्राइम एरिया में है सांगली के। ओके, तो मैंने क्या डिसाइड किया कि मुझे यहाँ पे एचडीएफसी और एसबीआई के ब्रांचेस चाहिए, तो मैं उनको अप्रोच करती हूँ। मैंने उनको अप्रोच किया और उनको क्या मतलब, मैंने मन में क्या सोचा कि ये मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट रहेगा, मेरा बैंक अकाउंट भी उधर ही है, उधर की उधर ट्रांजैक्शंस भी मेरे हो जाएंगे, क्लासेस भी उधर ही है, ऑफिस भी उधर ही है, राइट। ओके, यस, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। तो अब मैंने क्या हुआ, एचडीएफसी और एसबीआई को अप्रोच किया। एचडीएफसी और एसबीआई को बोला कि देखो हमारी बिल्डिंग सांगली के प्राइम एरिया में है। ओके, हम आपको बोलेंगे अगर आप मार्केट में जाओगे तो आप अगर रेंट देखोगे तो इस एरिया का रेंट 70,000 रुपये पर महीना है। ओके, इसके अगेंस्ट बिकॉज आई एम अप्रोचिंग यू, मैं आपको 40,000 पर मंथ के रेंट पे देती हूँ, पर आप उधर आओ और आपके ब्रांचेस ओपन करो। ओके, तो आपके भी ब्रांचेस मेन एरिया में हो जाएंगे। ओके, नाउ टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एचडीएफसी और एसबीआई क्यों आ रहे हैं? फॉर ईज ऑफ माई बिजनेस, इसलिए मैंने उनको ऑफर देके उनको बोला है कि आप यहाँ पे आओ और रेंट पे लो। अंडरस्टैंडिंग। सो हियर दिस विल बी कवर्ड अंडर पीजीबीपी एंड पीजीबीपी। डू यू अंडरस्टैंड? अगर मैं नॉर्मली एचडीएफसी एसबीआई मुझे अप्रोच करते हैं और बोलते हैं मैम हम 70 नहीं 75,000 रेंट देने को तैयार है, बट हमें आपकी बिल्डिंग में ही चाहिए, देन इट वुड हैव बीन कवर्ड अंडर हाउस प्रॉपर्टी। पर यहाँ पे एचडीएफसी और एसबीआई को मैं बोल रही हूँ प्लीज आप यहाँ पे आओ, मैं आपको 70,000 नहीं 40,000 पर मंथ रेंट पे भी मुझे चलेगा, बट आप यहाँ पे आके आपका ब्रांच ओपन करो। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके, yes, okay, yes. Now, so these are all the basics with regards to सेक्शन 22। अब हम लोग वापस सेक्शन 22 के पास जाते हैं और देखते हैं व्हाट डज सेक्शन 22 हैज टू से। सेक्शन 22 सेज द एनुअल वैल्यू ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी और अ पार्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, मतलब हम हाउस प्रॉपर्टी क्या है ये तो देख लिया है, ओन्ड बाय द असेसी वो क्या है वो भी हमने देख लिया है। ओके, फिर हमने क्या देखा है, नॉट ऑक्यूपाइड बाय असेसी फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम, वो भी देखा है। प्रॉफिट ऑफ विच इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स, मतलब अगर टैक्सेबल प्रॉफिट्स होगा पीजीपीपी में, अगर आप टैक्स पे करते हो तो एचपी में कवर नहीं होंगे, पर अगर आप पीजीपीपी में एग्जेम्प्ट हो तो आपको एचपी के अंडर उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, ऐसा लिखा हुआ है। ये पॉइंट्स हमने देख लिया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, एनुअल वैल्यू। कहीं पे उन्होंने रेंटल इनकम बोला है? नहीं, द वर्ड यूज्ड इज एनुअल वैल्यू, मतलब उस हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी, वो कैसे कंप्यूट करना है वो सेक्शन 23 में हमको बताया गया है। ओके, बट यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि हम यहाँ पे उस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू टैक्स करेंगे। ओके, हम यहाँ पे उस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू टैक्स करेंगे। क्लियर? ओके, यस। सो हमको इस प्रॉपर्टीज की एनुअल वैल्यू निकालनी है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहां पे देखा, ओके, हमने यहां पर देखा कि रेस्टोरेंट है, थिएटर है, हाउस प्रॉपर्टी, इसका एनुअल वैल्यू निकालो। नेक्स्ट हमने क्या देखा, होटल है, ऑन रेंट है, तो एचपी में कवर्ड है, तो हम इसका रेंटल इनकम देखेंगे या एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हाँ ठीक है, एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त अगर हमको रेंट लगे तो ये बात अलग, बट हम क्या करेंगे, एनुअल वैल्यू कंप्यूट करेंगे। अगेन यहाँ पे हम लोग क्या कंप्यूट करेंगे, उस हाउस प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू कंप्यूट करेंगे। क्लियर एवरीवन? सो नाउ सेक्शन 22 यहाँ पे आई कैन से हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ओके, तो आपको क्या करना है, अपना ये लेक्चर खत्म होते ही एक बार ये कंडीशंस फिर से गो थ्रू करने हैं। क्लियर? ओके, आगे नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग जो अपना अभी तक रह गया है, प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। ओके, से फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं पे लिखती हूं, ओके,
यस से पीबीटी बिल्डर्स, ओके, और इस बिल्डर ने बहुत बड़ी सोसाइटी बनाई है जहाँ पे बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं, ओके। इसमें से सिर्फ कुछ ही अपार्टमेंट्स रेंट पे गए हैं, बाकी इतने सारे अपार्टमेंट्स खाली हैं, ओके। अब सबसे पहली चीज, इज इट अ हाउस प्रॉपर्टी? यस। आर इज पीपीटी बिल्डर्स द ओनर, असेसी ओनर है? यस। बट क्या ये खुद के बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज होता है? हाँ, इसलिए इसको हाउस प्रॉपर्टी ट्रीट करेंगे? नहीं, ओके। ये अब तक का सिनारियो था, ओके। फिर गवर्नमेंट ने क्या सोचा? गवर्नमेंट ने क्या सोचा माय डियर स्टूडेंट्स? फिर गवर्नमेंट ने क्या सोचा? ओके, गवर्नमेंट ने सोचा कि ओके, आई एम सो सॉरी, यस। फिर गवर्नमेंट ने क्या सोचा? गवर्नमेंट ने क्या सोचा, ऐसे कितने सारे बिल्डर्स हैं, ऐसे कितने सारे बिल्डर्स हैं और कितनी सारी हाउस प्रॉपर्टीज उनकी अभी तक खाली है, राइट। तो ऐसे करेंगे तो उसको हाउस प्रॉपर्टी में अगर हम कंसिडर ही नहीं करेंगे तो उसमें हमारा नुकसान है, बराबर है ना, उसमें हमारा नुकसान है। अगर हम इसको हाउस प्रॉपर्टी ट्रीट करते हैं तो इसका एनुअल वैल्यू पे हम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट, टैक्स हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे द थिंग इज कि बिकॉज इट इज अ स्टॉक इन ट्रेड, इट इज व्हाट? इट इज स्टॉक इन ट्रेड, तो हम इसको हाउस प्रॉपर्टी में कवर नहीं कर सकते हैं, राइट। सो देयर केम अ न्यू सेक्शन, सेक्शन 23(5). ओके, एक नया सेक्शन आया। उस सेक्शन में हमें क्या बताया गया कि ये जो बिल्डर्स है ना, इन बिल्डर्स के जो खाली घर है, इन बिल्डर्स के जो खाली घर है अब हाउस प्रॉपर्टी माने जाएंगे, ओके। तो बिल्डर्स जो ये इतने बल्क में घर बना के रख रहे हैं, राइट, उनको हम हाउस प्रॉपर्टी ट्रीट करेंगे। उनको हम क्या ट्रीट करेंगे? हाउस प्रॉपर्टी ट्रीट करेंगे, ओके। मतलब ये जो सारे के सारे, ये जो लेट आउट हाउस है, ओके, ये जो घर बेचे हैं ये हाउस प्रॉपर्टी में कंसिडर होंगे? नहीं। ये जो भी खाली घर है सारे के सारे हाउस प्रॉपर्टी में कंसिडर होंगे। बिल्डर्स में बवाल मच गया, बिल्डर्स में बवाल मच गया। उनकी आज तक की जो भी देवर रेस्ट अश्योर्ड कि कोई बात नहीं, ओके, वो तो स्टॉक इन ट्रेड है, हाउस प्रॉपर्टी में कभी कवर ही नहीं होंगे, उनका एनुअल वैल्यू कभी टैक्सेबल ही नहीं होगा। पर ये अमेंडमेंट आते ही, ये नया सेक्शन आते ही बिल्डर्स की कम्युनिटी में बवाल मच गया, राइट। बिल्डर्स के कम्युनिटी में बवाल मच गया और वो कहने लगे कि मैम आप हमको ढूंढ के दिखाओ कि आज हम डिसाइड करें और आज हमने फ्लैट बनाया और आज हम इमीडिएटली फ्लैट बेच सकते हैं, ऐसा गवर्नमेंट तुम बताओ, तुम ढूंढ के दिखाओ हमको ऐसे कोई कस्टमर्स इमीडिएटली। तो गवर्नमेंट ने बोला हम आपकी बात समझते हैं, आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी, आपने फ्लैट बनाया, इमीडिएटली वो फ्लैट बिकेगा जरूरी नहीं है, इसलिए हम आपको 2 साल का वक्त देते हैं। 2 साल का वक्त वो देते हैं कि कंप्लीशन होने से, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन से 2 years प्लस 2 years तक इट विल नॉट बी अ हाउस प्रॉपर्टी, ओके, इट विल नॉट बी अ हाउस प्रॉपर्टी। बट आफ्टर 2 years, after 2 years it will be treated as house property, it will be treated as house property. Clear my dear students? Clear? Okay, ओके। तो अब तक जो बिल्डर्स के, ओके, जो बिल्डर्स के खाली घर थे, जो स्टॉक इन ट्रेड थे, बट जो खाली है उनको हम हाउस प्रॉपर्टी ट्रीट करेंगे 2 साल के लिए नहीं, बट सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन के 2 साल के बाद उनका एनुअल वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगा, ओके। यस, let's go ahead further. Okay. अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड और सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। अगर आपका घर आउटसाइड इंडिया होगा तो क्या हमने देखा है? आउटसाइड इंडिया अगर होगा तो हमने क्या देखा है? रेसिडेंशियल स्टेटस में इफ द असेसीज ROR, सारा की सारा इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया। और अगर प्रॉपर्टी इंडिया में है तो कि सारा की सारा उससे जो भी है वो टैक्सेबल होगा इंडिया में, मतलब ROR है तो प्रॉपर्टी चाहे इन इंडिया हो चाहे आउटसाइड इंडिया हो, एंटायर 100% इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया। और अगर प्रॉपर्टी इंडिया में हो देन इट इज व्हाट? इट इज व्हाट? डीम्ड
व्हाट, इट इज डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया, करेक्ट, याद है ना सेक्शन 9, सेक्शन 9 में क्या बोला गया है कि अगर प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है और अगर ऐसी प्रॉपर्टी से कोई भी इनकम आती है तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया, और अक्रू या रिसीव दोनों में से एक भी अगर इंडिया में होगा तो इसको क्या ट्रीट किया जाएगा, इंडियन इनकम, एंड इंडियन इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया। क्लियर, क्लियर। सो अगर प्रॉपर्टी या इफ रेंट इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, then it will be taxable where, in case of RNOR and in case of NR, okay, प्रॉपर्टी भी आउटसाइड इंडिया है, ओके, और मिला भी आउटसाइड इंडिया है। प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया मीन्स डीम्ड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, सो डीम्ड एंड रिसीव्ड बोथ आउटसाइड इंडिया, देन इट विल बी टैक्सेबल आउटसाइड इंडिया। क्लियर, क्लियर, ओके। अब आरओआर की एक प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है और इस पे उसको रेंटल इनकम होता है, इस पे उसको रेंटल इनकम होता है, तो ये जो इनकम है ना, इट शुड बी डन व्हाट, इट विल बी कैलकुलेटेड इन फॉरेन करेंसी, और फिर इसको बाइंग रेट जो देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इंडियन करेंसी। तो कौन से रेट पे करेंगे, और बाइंग रेट, ओके। अब आपके मन में आता है मैम ये फॉरेन एक्सचेंज का तो पूछो ही मत, रोज ही चेंज होता है, राइट। सो बाइंग रेट सेलिंग रेट किस दिन का लेंगे, ऑन द लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब 31/3/21, ऑन द लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर व्हाट इज द बाइंग रेट, उस पर हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। समझ में आया, ओके, ओके। और अगर हमने रेंट वसूल करते वक्त कोई म्यूनिसिपल टैक्स पे किया या कोई एक्सपेंडिचर इनकर किया, देन इट शुड बी अलाउड टू अस एज डिडक्शन, इट शुड बी अलाउड एज डिडक्शन। क्लियर, क्लियर एवरीवन, ओके। फर्दर अहेड, ओके, यस। अब मैं जो आगे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इफ यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग, आपके लिए हाउस प्रॉपर्टी वुड बी वेरी 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 इजी, ओके। यस, यस माय डियर स्टूडेंट्स, फुल फोकस हियर, जस्ट 1 minute। ओके, ओके। अब समझो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अ हाउस प्रॉपर्टी, ओके। अब इस हाउस प्रॉपर्टी के साथ क्या क्या हो सकता है, फर्स्ट केस, ओके, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, रहते हैं। सेकेंड केस, इसको हमने रेंट पे दिया है। थर्ड केस, हमने इसको सेल किया है। फोर्थ केस, हमने इसको गिफ्ट पे दिया है। एंड फिफ्थ केस, खाली पड़ा है, राइट, राइट। अगर हम इसमें अगर हम खुद इसमें रहते हैं, राइट, दैट इज इट इज नोन एज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, इट इज नोन एज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, इट इज नोन एज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, यस। अगर हमने इसको रेंट पे दिया है तो इसको कहते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी, LOP। SOP इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, रेंट इज LOP। अगर हमने इसको सेल किया है तो अगर हमारा बिजनेस होगा इसमें हाउस प्रॉपर्टी में कवर होगा क्या, सेल किया तो नहीं होगा। अगर हमने गिफ्ट दिया है तो हाउस प्रॉपर्टी में कवर होगा, नहीं होगा। अब सवाल आता है कि अगर ये खाली पड़ा है तो क्या, अगर ये खाली पड़ा है तो क्या, ओके, गवर्नमेंट क्या कहती है, ओके। इसे फॉर एग्जाम्पल पीबीटी के पास 2 घर हैं, से 3 घर है, ओके, से पीबीटी के पास 3 घर है। अब एक साथ तो मैं तीनों घर में नहीं रह सकती, तो एट अ टाइम तो ओनली 1 हाउस प्रॉपर्टी इज ऑक्यूपाइड बाय मी, तो बाकी के 2 घर खाली है, राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलती है, व्हाट इज द गवर्नमेंट है, ओके। इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है कि पीबीटी सुनो, आपके पास कितने घर हैं, 3। इंसान को रहने के लिए कितने घर लगते हैं, 1, मतलब बाकी के 2 घर आपके पास क्या है, खाली पड़े हैं, ओके। बाकी के घर जो है आपके पास क्या है, खाली पड़े हैं। मैं बोली बिल्कुल सही गवर्नमेंट, तो आपका बोलना क्या है, ओके, कम टू द पॉइंट। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, आप चाहो तो बाकी के 2 घर रेंट पे दे सकते हो। अगर आप बाकी के 2 घर रेंट पे देते हो तो आपको रेंटल इनकम होगा, फिर आपको अगर रेंटल इनकम होगा तो हमको भी तो टैक्स मिलेगा ना, राइट। तो पीपीटी क्या बोलती है, बट गवर्नमेंट मेरा मूड नहीं है रेंट पे देने के लिए,
ओके, बट मेरा मूड नहीं है रेंट पे देने के लिए, तो व्हाट डज द इनकम टैक्स एक्ट से? आपके मूड गया तेल लेने, हमारा आपके मूड से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज आवर प्रोस्पेक्टिव इनकम। हम आपने अगर ये 2 प्रॉपर्टी रेंट पे दी तो हम इनकम, इस पे हमको टैक्स मिल सकता है, तो हम अज्यूम करेंगे कि आपने इसको रेंट पे दिया है और आपको इस 2 प्रॉपर्टीज के एनुअल वैल्यू भी क्या करनी पड़ेगी? विल बी चार्जेबल अंडर सेक्शन 22। क्लियर? ओके, तो इनको कहा जाता है डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। जस्ट 1 minute माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट। Yes, so sorry my dear students to keep you waiting. Yes, तो हम कहाँ थे? तो गवर्नमेंट क्या बोलता है? गवर्नमेंट कहता है कि हम अपना इनकम टैक्स, हम अपना टैक्स किसी भी हालत में छोड़ेंगे नहीं। आपके पास 3 घर है, 1 2 3। आप सपोज इस घर में रहते हो, तो ये 2 घर तो आप रेंट पे दोगे, तो आपको रेंटल इनकम होगा और फिर इस पे हमको टैक्स मिलेगा। बट आप रेंट पे नहीं दे रहे, आपको इनकम नहीं चाहिए, तो कोई बात नहीं, हमको तो हमारा टैक्स चाहिए। सो गवर्नमेंट क्या बोलती है? इन दैट केस वी विल अज्यूम कि आपने लेट आउट किया है, डीम्ड टू बी लेट आउट। दीज आर शॉर्टकट में इसको लिखा जाता है DLOP, डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। ओके, पहले इनिशियली ओनली 1 हाउस प्रॉपर्टी वॉज अलाउड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड और बाकी सारे LOP ट्रीट होते थे। अब यहाँ पे उनका क्या कहना है कि 2 प्रॉपर्टीज को हम लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट करेंगे और 2 से ज्यादा जो भी प्रॉपर्टीज आपके पास खाली पड़े हैं उनको हम डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी ट्रीट करेंगे। हम उसको डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी ट्रीट करेंगे। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो हम खुद ऑक्यूपाइड करते हैं, या नॉट ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। नॉट ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मतलब क्या? मेरा घर है, ये घर कहाँ पे है? सांगली में है। इसकी ओनर कौन है? से PBT। ओके, PBT को जॉब लगा मुंबई में, और मुंबई में अगर मैं कोई रेंटेड जगह पे रह रही हूँ, ओके, मेरे पास सिर्फ यही एक ही घर है, तो उनका क्या कहना है? अगर मैं जॉब के लिए गई तो क्या मैं अपना घर मेरे साथ सूटकेस में पैक करके लेके जा सकती हूँ? ऑब्वियसली नो, राइट? तो ये इन दैट केस दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी विल बी नॉट ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। बराबर है? तो ये मजबूरन मुझे खाली रखना है कि जब भी मैं सांगली आऊंगी, आई शुड हैव अ प्लेस टू गो एंड स्टे, राइट? So this property will also be treated as self-occupied property. So self-occupied property में 2 प्रकार के प्रॉपर्टीज है। एक घर जिसमें हम खुद रहते हैं, उसको self-occupied property कहा जाता है, और अगर हम हमारी जॉब की वजह से अगर हम अपने घर पे नहीं रह पा रहे, तो ऐसे नॉट ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को भी क्या ट्रीट किया जाता है? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ट्रीट की जाती है। ओके, यस। कंडीशन क्या है कि इससे और कोई बेनिफिट नहीं डिराइव हो रहा है। मतलब क्या? से फॉर एग्जाम्पल ये मेरा घर है, ओके, और मेरे घर में 2 फ्लोर्स हैं। ओके, तो मैंने क्या किया? एक फ्लोर में मैं खुद रहती हूँ, ओके, सेल्फ ऑक्यूपाइड, और यहाँ पे अगर मैंने इसको रेंट पे दिया है,
तो ओनली दिस पार्ट विल बी ट्रीटेड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, दिस पार्ट विल बी ट्रीटेड एज लेट आउट प्रॉपर्टी, दिस विल बी ट्रीटेड एज लेट आउट प्रॉपर्टी. सेकेंड एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे जो मैं जॉब के लिए मैं मुंबई गई तो घर खाली था, मैंने सोचा अभी सांगली आऊंगी तो होटल में रह लूंगी, कौन सा मैं इतने दिन आने वाली हूँ, कौन सी मुझे मेरे आईटी से इतने दिन छुट्टी देने वाली है, राइट, तो तब मैं होटल में रह लूंगी, एटलीस्ट मुझे रेंट तो आएगा. तो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, मैंने अगर इसको रेंट पे दिया होगा, देन विल इट बी ट्रीटेड एज, विल इट, then my dear students, will it be treated as SOP or will it be treated as LOP? Come on, bolo. It will be treated as let out property and not self occupied property. अगर वो घर खाली है, ओके, अगर आप उसे कोई भी दूसरा बेनिफिट नहीं डिराइव कर रहे, अगर इस घर में आप खुद का बिजनेस कर रहे हो, तो भी यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी में तो वो कवर ही नहीं होगा. डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है बच्चों? पक्का पक्का 100%. आगे, अगर लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी होगा, मींस प्रॉपर्टी इज गिवन ऑन रेंट, ओके. अब रेंट पे दिया है ना, तो किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी को भी रेंट पे दिया है, होटल, थिएटर, कोई भी, कितनी सारे बिजनेसेस है, किसी को भी अगर हमने हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दिया, सामने वाला उसका कुछ भी करे, देन इट विल बी ट्रीटेड एज लेट आउट प्रॉपर्टी, ओके. एंड द थर्ड इज डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, कवर्स हाउ मेनी हाउस प्रॉपर्टीज, 2 हाउस प्रॉपर्टीज. मतलब अगर मिस्टर ए के पास 4 हाउस प्रॉपर्टीज है, ओके, तो उसमें से क्या होगा, क्या हुआ है, उसने क्या बोला है कि 3 घर उसने एसओपी ट्रीट किया है और 1 लेट आउट है, ओके. तो 1 2 3 4, तो उसका क्या कहना है कि ये एसओपी है, ये एसओपी है, मेरा मन चाहे तब मैं कोई भी घर में जाके रहूंगा, और ये उसने एक जन को लेट आउट कर दिया है. तो इनकम टैक्स एक्ट क्या कहती है, हम इन तीनों घर में से सिर्फ 2 घर को एसओपी ट्रीट करेंगे, एक घर अपने आप डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी हो जाएगा, एंड दिस 1 प्रॉपर्टी विल बी लेट आउट प्रॉपर्टी. डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? डू यू अंडरस्टैंड? डू यू गेट इट? ओके, अब क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट एसओपी, एलओपी और डीएलओपी का. कोई नींद में भी पूछे तो आपको जवाब देना आना चाहिए. Okay, so house properties are of 3 types: self-occupied property, let out property and deemed to be let out property. Self-occupied property मतलब प्रॉपर्टी जहाँ पे हम खुद रहते हैं या हमारी जॉब की वजह से हम रह नहीं पा रहे. और सेकेंड, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, ओके, मतलब मैंने अगर किसी को रेंट पे दिया है तो, और डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब मेरे पास अगर एक से ज़्यादा घर है तो 2 घर में सिर्फ मेरे रहने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट कर सकती हूँ, बाकी सारी खाली घर विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी. अगर मैंने उसमें से कोई प्रॉपर्टी लेट आउट करी होगी तो उसको लेट आउट प्रॉपर्टी ट्रीट किया जाएगा. हाँ, ओके 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 ओके, मुझे लगा ही था किसी ना किसी का ये सवाल आएगा. ओके, लिसन टू मी. मेरे पास 5 घर हैं, ओके. इस 5 घर में 5वां घर मैंने एलओपी किया है, मतलब लेट आउट किया है, रादर आई विल से रेंट पे दिया है, तो शायद बेटर रहेगा. ओके, बाकी 4 घर मेरे खाली हैं. अब इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है, आप 4 घर में से, इन 4 घर में से 2 घर आप क्या ट्रीट कर सकते हो, आप क्या ट्रीट कर सकते हो, जो खाली घर है उनकी बात करते हो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी रेंट पे है, मतलब ये तो अपने आप ही एलओपी हो गया, बराबर है. 2 घर को आप एसओपी ट्रीट कर सकते हो, मतलब आपके पास 2 जो खाली घर है हम उसको डीएलओपी ट्रीट करेंगे. अब मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करती हूँ. अगर मेरे पास 5 घर हैं, इस 5 घर में से मैंने रेंट पे दिया है ये वाला घर और ये वाला घर, ओके. तो जो रेंट पे दिया है तो वो तो अपने आप एलओपी हो जाएगा. जो मैंने रेंट पे दिया है माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो एलओपी हो गया, ये एलओपी हो गया, इसके बारे में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है. पर ये जो खाली घर पड़े हैं ना, उनके बारे में कंफ्यूजन है. तो गवर्नमेंट, व्हाट डज इनकम टैक्स एक्ट सेज, से हम इन दोनों को एसओपी मान लेंगे, तो ये जो खाली घर है वो डीएलओपी हो जाएगा. क्लियर? क्लियर एवरीवन? अब कौन सा एसओपी मानना है, कौन सा डीएलओपी मानना है, ये मैं आपको बताऊंगी. ओके, दिस वुड बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट सेशन जब हम जीएवी का कैलकुलेशन करेंगे. डू यू अंडरस्टैंड? एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन करते वक्त आपको समझ में आएगा, बट अभी कॉन्सेप्ट तो समझ में आया. ओके, रिपीट, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. से मेरे पास, आई टेक अनदर एग्जाम्पल, से मेरे पास 5 घर हैं. इन 5 घरों में से दीज आर माई 4 हाउसेस.
सी अनुष्का, यू आर कंफ्यूजिंग खुद का मिला। चलो मैं 6 का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मेरे पास टोटल 6 घर है, मैं किस में रह रही हूँ वो बात अलग है। मेरे पास टोटल 6 घर है, तो सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है, आपने किसी को रेंट पे कितनी प्रॉपर्टीज दी है। तो लिसन टू मी अनुष्का, फर्स्ट लिसन टू मी। तो मैंने क्या बोला, इनकम टैक्स एक्ट ने मुझे क्या पूछा, पहले तो ये बताओ आपने रेंट पे किस किस को दी है। तो मैंने बोला मैंने ये सेकेंड वाली प्रॉपर्टी रेंट पे दी है और मैंने ये 5वीं वाली प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, बाकी कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं दी है, बाकी कोई भी प्रॉपर्टी बाकी सब प्रॉपर्टी खाली है। तो अब गवर्नमेंट पूछती है आप भी तो घर में ही रहते हो, तो आप कौन से घर में रहती हो। तो मैंने बोला मैं इस घर में रहती हूँ। ओके, मैं खुद में, मैं सेल्फ इस घर में रहती हूँ। ओके, यस। तो अब इनकम टैक्स एक्ट आई और इनकम टैक्स एक्ट ने बताया कि जो प्रॉपर्टीज आपने रेंट पे दी है उनको हम क्या ट्रीट करेंगे, उनको हम LOP ट्रीट करेंगे। तो ये दो प्रॉपर्टीज LOP हो गई। आप खुद जिस घर में रहते हो उसको हम SOP ट्रीट करेंगे। अब सवाल रहा इन खाली घरों का, 3, 4 और 6 का। अब सवाल रहा इन 3 खाली घरों का। तो इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलती है, हम मैक्सिमम 2 हाउस प्रॉपर्टीज को SOP ट्रीट करेंगे, बाकी के जो खाली घर है हम उसको DLOP ट्रीट करेंगे। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी तो SOP हो गई, तो हम इन तीनों प्रॉपर्टीज में से इसको SOP से, ओके, फॉर एग्जाम्पल हम एक प्रॉपर्टी को SOP ट्रीट करेंगे तो अपने आप जो बाकी के 2 खाली घर है वो DLOP हो जाएंगे। क्लियर एवरीवन? अब क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यस एवरीवन? मृदुल समझ में आया? ओके, यस। फर्दर, okay, so now this is a summary chart with regards to house property. Okay, different kinds of house property. House property may be SOP, house property may be LOP and SIT, that is stock in trade. ओके, अब अगर हाउस SOP है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अगर हाउस SOP है तो आप खुद रहते हो या आप उसमें बिजनेस या प्रोफेशन करते हो। अगर आप खुद रहते हो तो ऐसे 2 SOPs को हम, 2 प्रॉपर्टीज को हम SOP ट्रीट करेंगे, बाकी के सारे प्रॉपर्टीज DLOP हो जाएंगे। बाकी के रिमेनिंग SOPs विल बी ट्रीटेड एज DLOPs। जो SOP है वो तो HP के अंडर आ जाएंगे, जो DLOP है वो भी HP के अंडर आ जाएंगे। ओके, अगर आप इस हाउस प्रॉपर्टी में खुद बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हो, असेसी, तो हम देखेंगे कि आपके प्रॉफिट्स टैक्सेबल है कि नहीं PGBP के अंडर। अगर आप PGBP में टैक्स दे रहे हो तो आप HP में कवर नहीं होंगे। अगर आप PGBP में एग्जेम्प्ट हो तो आपको HP में टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर? और अगर आप बिल्डर हो तो आपके सारे खाली घर टैक्सेबल हो जाएंगे हाउस प्रॉपर्टी के अंडर। ओके, और 2 साल के लिए फॉर 2 years हम लोग क्या करेंगे, उस पे कोई भी, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड, इट विल नॉट बी टैक्सेबल फॉर 2 years। 2 years के बाद ऑल दीज हाउसेज वुड बी टैक्सेबल। क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? यस, समझ में आ रहा है? ओके, फाइन। I think we should take a short break now. Okay, it was a very lovely class, right? Okay, yes. 2 साल के बाद, अनुष्का लिसन, 2 साल के बाद जो घर बेचे जाएंगे वो तो PGBP में कवर होंगे। हम खाली घरों की बात कर रहे हैं, जो इतनी सारी बिल्डिंगें बना के रखी है और जो घर खाली पड़े हैं उन पे नजर है गवर्नमेंट की, उनका टैक्स गवर्नमेंट को चाहिए। अगर बिल्डर हूं मैं और अगर मैंने फ्लैट बेच दिए, मतलब मेरा PGBP में इनकम हुआ ना। अगर 2 साल के बाद भी खाली है तो ऐसे खाली घरों को हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल कर दिया जाएगा। क्लियर? ओके, यस, ओके, चलो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।